नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप मनी 9 पर देख रहे हैं हमारा लाइव कार्यक्रम हेलो मनी 9। वित्त वर्ष 2022-23 अब खत्म होने को है। साल में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। ऐसे नौकरी पेशा लोग जिन्होंने वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने संस्थान के एचआर विभाग में टैक्स प्लानिंग से जुड़ा डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किया था और किसी वजह से निवेश नहीं कर पाए, जाहिर है उनकी मार्च महीने की सैलरी बकाया टैक्स कटने के बाद ही मिलेगी। ज़्यादातर संस्थानों में 20 तारीख तक सैलरी बन जाती है। अगर निवेश न कर पाने की वजह से आपका टैक्स कट गया है तो क्या अब भी कोई विकल्प है जिससे ये टैक्स रिफंड हो जाए, या फिर टैक्स से जुड़ा आपका कोई और सवाल है? आज टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आज के हमारे मेहमान हैं टैक्स एक्सपर्ट और सीए यतेंद्र कुमार खेमका। कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि आप भी शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। 3 तरीके हैं सवाल भेजने के। पहला तरीका ये कि आप हमें व्हाट्सएप कर दें। हमारा नंबर है 9311211874। और दूसरा तरीका ये है कि जहां भी आप इस शो को लाइव देख रहे हैं वहां नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दें। और तीसरा तरीका ये कि हमें मेल कर दें। हमारी मेल आईडी है money9query@tv9.com। तो तरीका मैंने बता दिया है, अब आपकी बारी है सवाल करने की। टैक्स एक्सपर्ट और सीए यतेंद्र कुमार खेमका बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत लंबा अनुभव है सर का। सर नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको भी नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर हमारा जो पहला सवाल है वो बहुत सीधा सा है। अगर किसी ने एचआर को डिक्लेरेशन फॉर्म तो दिया है लेकिन उसके हिसाब से निवेश नहीं किया है तो ऐसे में टैक्स बचाने का फिलहाल क्या विकल्प हो सकता है? नहीं, अगर एचआर को डिक्लेरेशन दिया है और अभी तक निवेश नहीं किया है जी, तो एचआर तो अब आपका टैक्स काट ही लेगा। लेकिन आपके पास अभी 9 दिन शेष हैं, तो आप अपनी जो डिक्लेरेशन में दिया था आपने, वो सारे निवेश या वो सारी चीजें जो आपको करनी थी डिक्लेरेशन के माध्यम से वो आप कर सकते हैं। और जब आप रिटर्न फाइल करें तो उनका आप उसमें जिक्र कर दें, उसमें खुलासा कर दें रिटर्न भरते समय, और अपना रिफंड क्लेम कर लें। तो उससे यह है कि आपका जो टैक्स भी बच जाएगा और आपका जो निवेश भी हो जाएगा, दोनों काम पूर्ण हो जाएंगे आपके। जी सर, इन दिनों मूनलाइटिंग के बारे में भी बहुत तमाम तरीके की चर्चाएं हुई। पिछले दिनों बहुत खबरों में रही मूनलाइटिंग। यदि ऐसे में सर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी शायद 2 जगहों से आ रही होगी, तो ऐसे में टैक्स का हिसाब कैसे बन पाएगा? किस तरह से उन्हें टैक्स देना होगा? जनरली ऐसे वरुण जी, ऐसी चीज में जो मूनलाइटिंग की समस्या है, जो पिछले 2 वर्षों में ज्यादा देखने को हमको मिली है, उसमें क्या है, एक आदमी 2 जगह पे या 3 जगह पे लगातार एक ही साथ काम कर रहा है और उसमें वो दोनों तीनों माध्यमों से सैलरी ले रहा है। तो उसमें या सैलरी ले रहा है एक जगह और एक जगह दूसरा पार्ट टाइम करके अपने बिजनेस की रिसोर्सेज और कुछ रिसोर्सेज फ्री लॉन्चिंग करके अपने और कोई इनकम के साधन जुटा रहा है। तो और उसमें ये भी है कि उसने अपने जो मेन उसका एम्प्लॉयर है उसको सारी चीजें नहीं बताई जहां उसका मेन टीडीएस कट रहा है। तो जो भी दूसरे अगर एम्प्लॉयर हैं तो उनका उसी हिसाब से जैसे उनकी इनकम उनके माध्यम से दी जा रही है उसके हिसाब से वो टीडीएस काटेंगे। लेकिन जो एसएससी है, जो जो व्यक्ति है, वो अपनी पूरी कैलकुलेशन इनकम टैक्स के हिसाब से दोनों को सैलरी मान के या सैलरी प्लस बिजनेस मान के या सैलरी प्लस फ्री लॉन्चिंग का बिजनेस मान के किसी जो भी उसके पास इनकम के उसने अपने दूसरे साधन जनरेट किए हैं उस हिसाब से अपना पूरा टैक्स कैलकुलेट करवाए। अगर उसे खुद नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट के पास जाए और जो उसका टीडीएस कटा हुआ है उसको उसमें से छूट लेकर बाकी अपनी टैक्स लायबिलिटी को उसमें सुचारू रूप से जमा करवा के, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आई है उसको भी टाइमली जमा करवा के और अपने रिटर्न को फाइल करें। बिल्कुल, अन्यथा उसको आने वाले समय में कोई ना कोई नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, लखनऊ से हैं हमारे पहले कॉलर, और इनका नाम है अवनीश सोनकर। क्या सवाल है अवनीश आपका, जिसका जवाब आप आज हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे? जी नमस्कार जी।
नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि मुझे अपनी कंपनी में सेक्शन 80 के तहत 60,000 का निवेश का प्रूफ जमा करना था, और लेकिन मैं वो निवेश कर नहीं पाया हूं और मेरा टैक्स कट गया है। तो क्या आवाज नहीं आ रही है। रिफंड करने का भी कोई विकल्प है क्या सर? इनका सवाल खेमका सर ये है कि उनको अपना जो डिक्लेरेशन उन्होंने किया था और वो अपने निवेश के कागज़ एचआर को जमा नहीं कर पाए हैं। अब उनका टैक्स जो है वो कट रहा है। अब ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि अब ये जो टैक्स है ये रिफंड कैसे हो सकता है, इसका क्या तरीका है? मैंने आपको बताया कि अगर अभी तो एम्प्लॉयर आपका अगर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर किया है, उसके जो प्रूफ किए हैं, उसके हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी का निर्धारण करके एम्प्लॉयर आपका टैक्स काट लेगा। और अगर आप उसके अलावा इन अगले 5-7 दिनों में कोई भी आप टैक्स जमा करवाना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट को करिए, उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में विधिवत दिखलाइए और उसका जब रिफंड क्लेम करिए और आपका आराम से वो रिफंड मिल जाएगा। बिल्कुल। तो जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, अगर किसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं कर पाए हैं तो अभी भी वक्त है। वो जो उन्होंने कहा था डिक्लेरेशन फॉर्म में कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट करने हैं, अगर वो फिलहाल उन इन्वेस्टमेंट को करेंगे तब उनका जो टैक्स रिफंड है वो वापस आ सकता है। तो कोई बहुत बड़ा ये परेशानी की बात नहीं है, अभी भी वक्त है। आप इस वक्त में अपने जो भी आपके इन्वेस्टमेंट थे आप उनको कर सकते हैं। सर एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जी सर, मैं साथ में यहाँ पर एक जोड़ देना चाहता हूँ और सबको आगाह करना चाहता हूँ, जो आपकी एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है, जिसके आपके पास प्रूफ है, वही इन्वेस्टमेंट आप डिस्क्लोज करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी आयकर वितरणी में डिस्क्लोज ना करें, आईटीआर की रिटर्न में डिस्क्लोज ना करें। बहुत महत्वपूर्ण बात सर ने बताई है यहाँ पर। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा जिसका आपके पास प्रूफ ना हो इन्वेस्टमेंट का, उसको आप पहले न लिखें, वही आईटीआर में बात कहें जिसका प्रूफ भी आपके पास में है, वरना आप एक नई परेशानी में शायद पड़ सकते हैं। सर एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। अक्सर देखने में आता है कि लोग गांव से शहर की तरफ मूव करते हैं, अपनी जो खेती की ज़मीन है उसको बेच देते हैं। तो सर यदि किसी ने खेती की ज़मीन बेच दी है और शहर में कोई मकान खरीद लिया है, तो ऐसे में संबंधित व्यक्ति को क्या टैक्स देना होता है? नहीं, खेती की जमीन तो किसी भी टैक्स के दायरे से बाहर है जी। अगर वो एक सर्टेन लिमिट है कि अगर वो म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन म्यूनिसिपैलिटी एरिया में आती है, तभी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ वो वास्तव में खेती की जमीन है, प्योर गांव की जमीन है और उस पर कोई भी आयकर नहीं लगेगा और वो कैपिटल एसेट नहीं बनेगी, तो कैपिटल गेन भी उसमें नहीं लगता है। तो उसको कोई भी अगर वो मकान खरीदते हैं आके, अगर कैपिटल गेन बनेगा तो वो मकान अगर कहीं भी आके शहर में खरीदते हैं तो उसपे वैसे भी दूसरे प्रावधानों के अधीन छूट मिल जाएगी। अगर नहीं भी उनको, वैसे मेरा मानना यह है कि एग्रीकल्चर की जमीन को बेचने से कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती। बिल्कुल सर, हमारे अगले कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गोरखपुर से हमारे अगले कॉलर हैं और करुणा शंकर उनका नाम है। क्या सवाल आपका है, बताएं। हेलो जी वरुण जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सही से? हाँ, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बताएं आप अपना सवाल। तो मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं डिक्लेरेशन के हिसाब से निवेश नहीं कर पाया हूँ और अभी मुझे 50,000 रुपए निवेश करने हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अभी क्या विकल्प सही रहेगा ताकि मैं अपना रिफंड ले पाऊँ? खेमका सर, एक सवाल जो हमारे पास में आया है, उन्होंने ये पूछा है कि वो अपना निवेश नहीं कर पाए हैं डिक्लेरेशन के हिसाब से और उनको 50,000 रुपए निवेश करने हैं, तो वन टाइम वो निवेश करना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए क्या विकल्प ठीक रहेगा कि वो इस पैसे को निवेश करें? आपके पास बहुत सारे निवेश के माध्यम है। आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं, ELS जो कि है इक्विटी लिंक स्कीम्स जो होती है म्यूचुअल फंड की, या आप बैंक की FD जो 5 साल के लिए होती है उसमें भी निवेश कर सकते हैं, या फिर आप NSC या पोस्ट ऑफिस की 2 दूसरी स्कीम है NSS वगैरह, उसमें भी निवेश करके 50,000 रुपए का ये छूट प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आप निवेश करें
उसका पूरी तरह से विवरण अपनी आईटीआर में दें, उसका डिटेल आपको आईटीआर में दें, उसकी डिडक्शन क्लेम करें प्रॉपर सेक्शन के अंडर, 80C के अंडर, और अपना रिफंड क्लेम कर लें। बिल्कुल। तो यदि आप भी कोई ऐसा निवेश करना चाहते हैं जो वन टाइम निवेश करना चाहते हैं, तो अभी जो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि इस तरीके से आप ये निवेश कर सकते हैं। यदि आप इन जो भी माध्यम हैं इनके थ्रू यदि आप निवेश करते हैं और उसे अपनी आईटीआर में दिखाते हैं, तो आप टैक्स से भी बच सकते हैं और आप अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। सर, एक और हमारे पास में सवाल है, खेती किसानी से यदि किसी को बड़ी रकम हासिल होती है, मान लीजिए कि कोई बड़ा किसान है, उसके पास में अच्छी रकबा है और उससे यदि उसको काफ़ी पैसा हासिल होता है, तो इस रकम को अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तब टैक्स लाइबिलिटी क्या रहेगी? अगर पिछला जो सवाल था ये थोड़ा सा उससे अलग है। पिछले में तो हमने खेती की ज़मीन को बेचने की बात की थी, इस बार हम बात कर रहे हैं खेती से जो पैसा हमें मिला उसको यदि उसने कहीं इन्वेस्ट किया है, तब ऐसे में टैक्स लाइबिलिटी क्या रह सकती है? देखिए, अगर उसकी खाली खेती से ही आमदनी है तो उसकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसकी और रिसोर्सेज से भी आमदनी है तो उसका एक मैकेनिज्म है, उसका वो एवरेज एक टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट कैलकुलेट करके एक तरीके से, और जितना उसके हिसाब से टैक्स बनता है वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि जो आपका सवाल है कि उनकी केवल एग्रीकल्चर सोर्सेज से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सेल से ही इनकम है और वो कहीं भी उस पैसे को निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के बाद जो आमदनी उसकी होगी, क्योंकि वो अब एग्रीकल्चर इनकम नहीं रहेगी, तो जब भी वो इनकम आएगी उनके हाथ में इंटरेस्ट के रूप में, कैपिटल गेन के रूप में या और किसी भी रूप में, तो वो उस पे उस समय उनको एक अपनी कैलकुलेशन करके और दूसरी छूट लेकर अपना टैक्स लायबिलिटी को पूर्ण करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बीच सर हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अलीगढ़ से हमारे ये कॉलर हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल अपना पूछ सकते हैं अब आप। जी जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका कार्यक्रम बड़ा बढ़िया लगता है हमको, तो हमारी तो समस्याएं बहुत सी सॉल्व हो जाती हैं। शुक्रिया। तो इस बार मेरा सवाल टैक्स को लेके ही आपका जैसे है, तो टैक्स सेविंग के लिए बताइए कि अगर मैं एफडी में लगाऊं या पोस्ट ऑफिस की एनएससी में लूं, तो कौन सा विकल्प मुझे सही रहेगा? और करीबन मुझे 30-40 हजार रुपए इन्वेस्ट करने हैं। जी, रोहन का सवाल सर अलीगढ़ से है, उनको 30-40 हजार रुपये निवेश करने हैं और वो पूछना चाहते हैं कि क्या इस पैसे को वो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें या एफडी करें, कहाँ उन्हें ये पैसा लगाना चाहिए? नहीं, वैसे तो ये सवाल क्या है आपका, किस तरह का आपको लिक्विडिटी चाहिए या नहीं चाहिए, आप किस टैक्स सेविंग ब्रैकेट में आते हैं, टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं, और आप क्या रिलाई करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग एक रीजनेबल एवरेज इनकम ग्रुप में हैं, सपोज 20% तक के स्लैब में हैं और 30,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनएससी का फायदा ये है, अगर आपको इमीडिएटली पैसा नहीं चाहिए तो आप एनएससी का अपना एक ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और एनएससी में ये फायदा होता है कि जब उसका इंटरेस्ट भी आता है जो कि करीब करीब 7% है, तो उस पे भी अगर वो री इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी आपको मिलता नहीं है और उस पे भी आपको आने वाले वर्षों में टैक्स की छूट मिलती रहेगी। तो उससे आपका कॉर्पस ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और जब आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा तो वो एफडी से के पैसे से कहीं ज्यादा होगा। दूसरी तरफ अगर आजकल एफडी में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया है पहले के मुकाबले, लेकिन उस पे आपको सपोज 20% आप टैक्स स्लैब में है और 20% का टैक्स 7% के रिटर्न पे करता है, तो वो आपको दोबारा से फिर कहीं ना कहीं उसको भी री इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसकी भी आप छूट ले सकते हैं। परंतु एक बार तो आपका टीडीएस कट के आपको जो पैसा मिलेगा और वो उस पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट टीडीएस के बाद ही मिलेगा आपको। तो ये दोनों में फर्क है। तो आप अगर आपको लिक्विडिटी की ज्यादा जरूरत नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनएससी में इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला, दर्शकों को तमाम आपने जानकारियां दी, महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ये तमाम जानकारियों से मुझे उम्मीद है हमारे तमाम दर्शक लाभान्वित हुए होंगे। तो खेमका जी ने आज तमाम शंकाओं का समाधान किया। फिर भी अगर कोई सवाल आपके पास टैक्स से जुड़ा हो तो कमेंट सेक्शन में उसे दर्ज करा दें, हमें बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि अगला जो हम शो करें टैक्स पर, उस पर आपके सवालों को सम्मिलित करें और उनके जवाब दें। और हाँ, तमाम बड़ी खबरों के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। रात 10 बजे मनी टाइम देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं तमाम ज़रूरी खबरें। और सुबह 7 बजे ज़रूर देखें मनी मॉर्निंग, जहाँ आपकी जेब से जुड़ी हर खबर आपको दिखाई जाती है। तो वक्त है शो के ख़त्म होने का, लेकिन आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। धन्यवाद।